दोस्तों, कोई एक पॉइंट से साइमल्टेनियसली मैंने दो पत्थर को प्रोजेक्ट किया। पहले वाले पत्थर का वेलोसिटी था a i कैप प्लस b j कैप, i कैप और j कैप में दिखा रखा हूं, और जो दूसरे वाले का वेलोसिटी था वो c i कैप प्लस d j कैप। तो उन दोनों के पाथ का जो खुद के अलावा एक और कॉमन पॉइंट है, वो कॉमन पॉइंट पे वो दोनों हमारा कब जो जब जब रीच करेगा वो सेम टाइम पे रीच करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। उन दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस होगा डेल्टा टी, वो चीज हम लोगों को यहां से निकालनी है। ठीक है, तो किस तरीके से निकालेंगे? अच्छा, मान लो ये जो पहला वाला v1 वाला है उसको टाइम लगता है t1 और दूसरे वाले को टाइम लगता है t2। तो x0 को तो एनालाइज करना बहुत आसान है। x0 विल बी at1 एंड दैट विल बी ct2। ठीक है, सो यहां से मैं डायरेक्टली एक चीज तो लिख सकता हूं, जो मेरा t1 बाई t2 होगा दैट विल बी इक्वल्स टू c बाई a, या फिर मैं ऐसे लिख दूं t2 जो होगा a t1 बाई c, जो हमारा t2 होगा दैट विल बी सिंपली a t1 बाई c। और जो हमारा y0 होगा, y0 के बारे में बात करूं, दैट इज b t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर, एंड दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज अ d t2 माइनस हाफ g t2 स्क्वायर। मुझे जो निकालना है वो है t2 माइनस t1 का मॉड। ठीक है, मुझे नहीं मालूम दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो मुझे t2 माइनस t1 का मॉड निकालना है। तो सिंपली यहां पर t2 और t1 में से एक को एलिमिनेट कर देता हूं। मान लो मैं t2 को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो b t1 इंटू दिस, t2 के जगह पर मैं लिख सकता हूं ad बाई c t1 माइनस हाफ g a स्क्वायर बाई c स्क्वायर इंटू t1 स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा। एंड नाउ t1 जो है वो काट दो एक, क्योंकि t1 जो है वो तो हमारा जीरो नहीं हो सकता। एक मिनट, सॉरी, मैंने यहां पे स्क्वायर लिखना भूल गया। ठीक है, तो ये हमारा कट होगा। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी हाफ g t1 इंटू 1 माइनस a स्क्वायर बाई c स्क्वायर, दैट विल बी b माइनस ad अपॉन c। तो मेरे पास t1 की जो वैल्यू आ जाएगी 2 बाई जी। अच्छा, यहां पे c स्क्वायर होगा, एक c को काटेगा तो 2c बाई जी आएगा, और यहां पर जो बाकी आ जाएगा दैट विल बी bc माइनस ad बाई c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये हमारा t1 है। ठीक है, सो t2 माइनस t1 जो हमारे पास आएगा, यहां पर अगर मैं ध्यान दूं दैट इज a माइनस c ठीक है, सो मेरे पास कितना आ जाएगा a माइनस c बाई c इंटू t1। सो ध्यान देना, डेल्टा t जो है वो इस चीज का मॉड है, तो मॉड ऑफ a माइनस c बाई c इंटू 2c बाई g इंटू bc माइनस ad बाई c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगी डेल्टा t। तो ये अगर हमारे पास डेल्टा t है, नाउ c इज सिंपली कैंसल्ड, माइनस को ऊपर खपा दो, तो यहां पर आ जाएगा a माइनस सी, यहां पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहां पर a प्लस सी हो जाएगा। तो डेल्टा t इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 टाइम्स bc माइनस ad, सॉरी
AD माइनस BC, उसे कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है, बाई C प्लस A डिवाइडेड बाई G। सो दिस इज द डेल्टा T। ठीक है, जो ये जो कॉमन पॉइंट है उनके बीच में पास करने में इतना टाइम डिफरेंस दोनों पत्थरों के बीच में रहने वाली है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, यहां से और भी पूछ सकता है, जो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कोलिजन। कोलाइड करने के लिए ऑब्वियस सी बात है वो एक ही साथ वो वाला पॉइंट पर पहुंचना चाहिए। तो टू कोलाइड डेल्टा T मस्ट बी इक्वल्स टू 0, तो AD मस्ट बी इक्वल्स टू BC। यानी A बाई B अगर C बाई D हो, इन दैट केस वो हमारा कोलाइड करने वाला है। ओके ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला हुआ है। यहां पर क्या है, एक मेरे पास स्मूथ वर्टिकल वॉल है और उसके फुट से कुछ सर्टेन डिस्टेंस से मैंने एक बॉल को फेंका। बॉल जो है वो दीवार के साथ इलास्टिकली कोलाइड करता है और इलास्टिकली कोलाइड करके वो वापस C पर गिरता है। वो दीवार पे जहां पर कोलाइड किया है वो हाइट है h, स्मॉल h, और पूरे मोशन के दौरान जो हमारा मैक्सिमम हाइट हुआ है वो हुआ है हमारा कैपिटल H। ठीक है, तो अगर OA बाई OC 1/3 दे रखा है तो स्मॉल h बाई कैपिटल H का वैल्यू कितनी होने वाली है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन करने के लिए एक चीज जान लो पहले, जो हमारा इलास्टिक कलीशन है, जो हमारा इलास्टिक कलीशन है, वो इलास्टिक कलीशन में क्या होता है, ध्यान दो। मान लो ये हमारा यहां के साथ कोलाइड कर रहा है, तो कोई बॉल अगर V से थीटा एंगल पर कोलाइड करता है तो ये आफ्टर कलीशन भी उसी स्पीड V पर उतना ही एंगल थीटा बनाते हुए निकल जाएगा। यानी अगर मैं कंपोनेंट वाइज अगर मैं ध्यान दूं तो ध्यान दो, इसका जो दो कंपोनेंट होगा, इसको अगर मैं बोलूं Vx और इसको मैं बोलूं अगर Vy, तो यहां पर जो दो कंपोनेंट आएगा ये मेरा Vx होगा और ये मेरा Vy होगा। तो यहां पर Vx जो है इस पर कोई चेंज नहीं होगा और Vy जो होगा वो हमारा जिस पॉइंट पर कोलाइड कर रहा है उस पॉइंट पे जाके फ्लिप हो जाएगी। ठीक है, ये है मेन बेसिक फंडा। यानी अगर मैं वर्टिकल के साथ कोलाइड करवाऊंगा तो एग्जैक्टली ऑपोजिट होने वाला है। तो ध्यान दो एक बात दोस्तों, बेसिकली क्या होगा, ये है मेरा दीवार। ठीक है, मैंने यहां से एक पत्थर फेंका जो अपवर्ड मोशन के दौरान कभी कोलाइड किया। इस टाइम पे स्पीड इस तरीके से था, ये हमारा Vx था और ये अपवर्ड वेलोसिटी था Vy। तो कलिजन क्योंकि वर्टिकल दीवार के साथ हो रही है तो दीवार के अलोंग कोई बदलाव नहीं आएगा, Vy विल रिमेन Vy और Vx जो है वो हमारा केवल और केवल बिना जो हमारा मैग्नीट्यूड बदले केवल डायरेक्शन वाइज जो है वो हमारी फ्लिप होने वाली है और वो हमारा इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाला है। सो दोस्तों दो बातें ध्यान दो, वो ये है, नो इफेक्ट ऑन Vy, that implies T and H will not change. जो हमारा T है और जो मैक्सिमम हाइट है उस पर कलिजन का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। यानी दीवार के साथ कोलाइड करने के पहले जो हमारा नॉर्मल प्रोजेक्टाइल था, वो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल के बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान दो, ये है हमारा नॉर्मल
एक पैराबोला, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन होना चाहिए था। अब मैं अचानक से यहां पर कट कर दिया कोई कारणवश एट अ हाइट ऑफ h, तो यहां पर अगर ओरिजिनल मोशन पर मैक्सिमम हाइट h उठना था, तो अभी भी वो लेफ्ट की तरफ जब मोशन करेगा तो लेफ्ट की तरफ मोशन पर भी वो उतना ही मैक्सिमम हाइट अटेन करने वाला है। और दूसरी बात ये है, ध्यान दो, मॉड ऑफ Vx ऑल्सो डज नॉट चेंज। मॉड ऑफ Vx जो है वो भी हमारा कोई प्रकार का चेंज का सामना नहीं करने वाला है। टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो दोस्तों ध्यान देना, हॉराइजेंटल जो हमारा डिस्टेंस होगा, ऑब्वियसली द डिस्प्लेसमेंट विल चेंज, बट द डिस्टेंस, that a horizontal distance will remain same, उस पर तो किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। यानी ट्राई टू अंडरस्टैंड, ड्यू टू द collision with the wall, जो ये प्रोजेक्टाइल का राइट वाला पार्ट था ये पूरा हमारा साफ हो जाएगा और एग्जैक्टली इसका मिरर इमेज जो है वो मेरा पीछे की तरफ बनने वाली है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज O, दिस इज A, दिस इज C। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यहां पर अगर मैं मिरर रखूंगा तो एक दूसरे का एग्जैक्टली मिरर इमेज बनेगी। यानी अगर मैं ध्यान दूं, the total horizontal distance traveled, that is OA plus OC, will still remain R. OA plus OC, that will still remain exactly R. अब हमें दिया हुआ है OA by OC is 1/3, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा OA आ जाएगा R/4 और OC जो है that will be 3R/4। OA जो हो जाएगा that will be R/4 and OC जो हो जाएगा that will be my 3R/4। और अब अगर मैं ध्यान दूं, जो मेरा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पहले होना चाहिए था, मैं अगर उसको लिखूं y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस x बाई आर, तो x इक्वल्स टू R/4 पर y जो है वो है हमारा h। तो मेरे पास जो आ जाएगा स्मॉल h विल बी R/4 इंटू tan थीटा। अरे यार सॉरी, मैं थीटा लिखना यहां पे भूल गया, सॉरी। हाँ, R/4 इंटू tan थीटा इंटू 1 माइनस x/4 यानी 1 माइनस 1/4, तो h मेरे पास आ जाएगा 3R/16 इंटू tan थीटा। ये हमारे पास स्मॉल h का वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी। अब r को पुट कर दो, ठीक है, अब r को पुट कर दो, क्या जाएगा 3/16 टू V0 स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई g इंटू tan थीटा। थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कॉस इंटू tan जो होगा वो साइन देगा, तो व्हाट आई विल गेट इज h इक्वल्स टू 3/8 V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। अब सिंपली एक काम करो, यहां पर 4 कर दो और यहां पर 2 कर दो। दोस्तों ध्यान दो, दिस इज नथिंग बट कैपिटल H
तो हमारे पास सिंपली वैल्यू आ जाएगी स्मॉल h बाई कैपिटल H इक्वल्स टू 3/4। सो दिस वाज अ प्रीटी सिंपल क्वेश्चन। बस इलास्टिक कोलिजन की बात को समझ लो, वो तुम लोगों को आगे बहुत विस्तार में पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी एक मेन बात समझ लो, दीवार के अलोंग का वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा और जो दीवार के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो अपना डायरेक्शन को रिवर्ट करेगा। क्योंकि कोलिजन Vy पे हाथ नहीं लगाया तो ये जो नया ओवरऑल मोशन क्रिएट हुआ उस पर y पे डिपेंडेंट टर्म यानी टाइम ऑफ फ्लाइट एंड द मैक्सिमम हाइट उस पर हाथ नहीं लगेगा और मोड ऑफ Vx क्योंकि हमेशा सेम है तो टोटल हॉराइजेंटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी सेम होगा एज टाइम ऑफ फ्लाइट रिमेन सेम। तो यहां पर ऑब्वियसली हॉराइजेंटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो हमारा बदल जाएगा, लेकिन हॉराइजेंटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अभी भी टोटल हमारा आर ही रहने वाला है। Rest everything is simple mathematical manipulation and that can be done pretty easily and straightforward, right? Okay, दोस्तों एक क्वेश्चन देखो। यहां पर एक पॉइंट है जिसको मैंने ओरिजिन माना हूं और इसके सामने एक दीवार है, वर्टिकल दीवार है। उस वर्टिकल दीवार पे एक पॉइंट है। दीवार जो है वो मेरा 1440 मीटर दूरी पर है और वो जो हमारा पॉइंट है वो दीवार के ऊपर 1080 मीटर पे है ना। वो वाले पॉइंट की तरफ एम करते हुए 150 मीटर पर सेकेंड से मैंने एक बंदूक पे गोली फेंका और वो जो गोली है वो ऑब्वियस सी बात है प्रोजेक्टाइल मोशन करना चालू करेगा। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है उस पॉइंट को मैं एम करूंगा, वो तो किसी भी हालात पर हमारा दीवार पे उस पॉइंट पे हिट कर ही नहीं सकता है, जी के कारण डेफिनेटली वो नीचे आ जाएगा। बट ड्यू टू समथिंग 10 सेकेंड आफ्टर द मोशन द field due to gravity vanishes all of a sudden। अचानक से जो हमारा जी है वो काम करना बंद कर देता है। तो सवाल ये है फाइनली हमारा गोली जो है वो दीवार को किस पॉइंट पे हिट करने वाली है, दैट्स द क्वेश्चन। अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर सबसे पहले एक काम तो जल्दी से कर लेते हैं। ये जो हमारा पॉइंट है जो एम मैंने किया हूं, ये एंगल थीटा तो मैं निकाल लूं। तो tan थीटा अगर मैं देखूं तो दैट विल बी 1080 बाई दैट इज 9/12 3/4। tan थीटा 3/4 आ गया है। तो जो हमारा साइन थीटा है, थीटा बेसिकली 37 डिग्री है, यानी साइन थीटा हमारा 3/5 है और कॉस थीटा जो है वो हमारा है 4/5। ठीक है। सो अगर मैं 150 को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लूं तो मेरे पास Vx जो आ जाएगा दैट विल बी 120 मीटर पर सेकेंड और Vy का जो इनिशियल वैल्यू है दैट विल बी 90 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा, इसको हिट करने में कितना टाइम लगेगा? इसको हिट करने में ऑब्वियसली 12 सेकंड टाइम लगेगा। y के अलोंग क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, बट दीवार के साथ क्योंकि हॉराइजेंटल डिस्प्लेसमेंट 1440 होना पड़ेगा और Vx मेरा वो है, तो दीवार को हिट करने में उसको टाइम जो लगना चाहिए था दैट वाज 1400 by 120 दैट इज 12 सेकंड। अच्छा, जी का होने से या नहीं होने से Vx को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी एक बात तो निश्चित है, Vx ऑलवेज रिमेन सेम। सो Vx अगर हमेशा सेम है तो जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किए थे टाइम रिक्वायर्ड टू हिट द वॉल, टाइम रिक्वायर्ड टू हिट द वॉल, ये तो हमारा फिक्स रहेगा 12 सेकेंड पे 1440 डिवाइडेड बाय 120। हाँ, लेकिन Vy को डेफिनेटली फर्क पड़ता है। अगर हम गौर से ध्यान दें
जो हमारा ए वाई है दैट इज इक्वल्स टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी बिलोंगिंग टू 0 to 10 and 0 meter per second square, 10 to 12. ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ए वाई। सो वाई के अलोंग जो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारी आने वाली है, वाई के अलोंग जो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारी आने वाली है, ध्यान देना, y will be equals to, पहला 10 सेकेंड के लिए अगर मैं बात करूं, that will be equals to 90 into 10 minus half into 10 into t square। ये हमारा हो जाएगा t belonging to t equals to 10 सेकेंड पे, t equals to 10 सेकेंड पे ये हमारा y होने वाला है। और इसको अगर मैं कंप्यूट करूं तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 900 माइनस 500, दैट इज इक्वल्स टू 400 मीटर। तो ग्राउंड से राइट नाउ वो 400 मीटर ऊपर ऑलरेडी है। और उस इंस्टेंट पे अगर मैं वी कंप्यूट करूं तो वी विल बी इक्वल्स टू 90, ठीक है, 90 माइनस दैट इज इक्वल्स टू -10 मीटर पर सेकेंड, यानी वो अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे हिट करके जा चुका था। एंड उसके बाद जो है यहां पर जो सिनेरियो है 10 सेकेंड पर, दिस इज द सिनेरियो, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पार कर जाने के बाद नीचे की तरफ कर्व लेना चालू कर दिया था। और इस इंस्टेंट पे ये ग्राउंड से हमारा 400 मीटर ऊपर है, ठीक है, राइट नाउ ये ग्राउंड से हमारा 400 मीटर ऊपर है। और y डायरेक्शन के अलोंग जो वेलोसिटी होगा, vx तो हमारा 120 पे फिक्स है, जो वेलोसिटी है वो ऐसा है और जो कि फिक्स रहेगा, जिसका y के अलोंग कंपोनेंट हमारा 10 है डाउनवर्ड। So for the next 2 seconds, for next 2 seconds, Vy हमारा फिक्स रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड में डाउनवर्ड। और इस पर जो डिस्प्लेसमेंट इन y होगा, यानी इनिशियली 400 पर था, सो क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो y -400 will be -10 into 2, तो y will be equals to 380 मीटर, ठीक है। लास्ट 2 सेकेंड में और 20 मीटर जो है वो नीचे आ जाएगी, तो 400 मीटर की हाइट से उसके बाद वो स्ट्रेट लाइन के पाथ फॉलो करेगा। एक बार हमारा g गायब हो जाएगा तो जो हमारा v है उसी के साथ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा और स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हुए दीवार को हिट करेगा, तो y जो हो जाएगा दैट विल बी 380 मीटर्स। एंड सो पॉइंट ऑफ हिट जो आ जाएगा, कोऑर्डिनेट वाइज बात करूं तो 1440,380 आने वाली है। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है यहां पर, दो पार्टिकल दिया हुआ है ए और बी, दोनों के बीच का इनिशियल डिस्टेंस है 100 मीटर और दोनों को मैंने साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट कर रहा हूं, एक 60 मीटर पर सेकेंड पर एंड दूसरा एट 50 मीटर पर सेकेंड पर। पहले वाले का जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो है हमारा 30 और दूसरे वाले का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। तो अगर ये हवा में कोलाइड करता है तो सवाल यहां पर ये है, जो यहां पर कुल मिला के अगर जो हमारा पार्टिकल्स है, यहां पर हमें वो निकालना है जो दूसरे वाले पार्टिकल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, किस टाइम पर ये कोलाइड करेगा
एंड लास्ट जो हमारा जिस पॉइंट पे कोलाइड कर रहा है उसका डिस्टेंस ए पॉइंट से कितनी होने वाली है, ये चीजें हमें निकालनी है। ठीक है, अच्छा ना एक बात ध्यान दो, क्योंकि इनिशियली दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट डिफरेंट था बट वाई कोऑर्डिनेट तो डेफिनेटली सेम था। सो जब वो कोलाइड करेगा, कुछ कोलिजन कुछ इस प्रकार से हुआ है, मान लो ये इस पॉइंट पे सी पॉइंट पर कोलाइड किया है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वर्टिकल displacement of both must be same. Vertical displacement of both must be same. That's obvious. ठीक है, x का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल भी हो सकता है। हाँ, दोनों का x डिस्प्लेसमेंट का सम जो है वो 100 होना पड़ेगा, बट y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट तो डेफिनेटली सेम होनी पड़ेगी। नाउ एक्सीलरेशन दोनों का सेम है, -g, t दोनों के लिए सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है दिस विल इंप्लाई vy इनिशियल ऑफ बोथ मस्ट बी सेम। vy इनिशियल ऑफ बोथ मस्ट बी सेम, वो तो होना ही पड़ेगा। सो अगर मैं y कोऑर्डिनेट के बारे में बात करूं तो y कंपोनेंट कितना आ जाएगा मेरे पास, 60 sin 30 डिग्री, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 50 sin थीटा। सो sin थीटा इज इक्वल्स टू 30/50, दैट इज 3/5। तो थीटा विल बी सिंपली इक्वल्स टू 37 डिग्री, यानी पहला पार्ट तो हम डायरेक्टली निकाल दिए हैं। ठीक है, मेन फंडा ये है जो अगर सेम टाइम पे फेंकने पर कोलाइड कर रहा है तो दोनों का जो y कोऑर्डिनेट है वो तो डेफिनेटली सेम होना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो इसका पॉसिबिलिटी है ही नहीं। राइट, नाउ अगला है व्हाट इज द टाइम ऑफ कोलिशन। वो निकालने के लिए सिंपल सी बात है, x के बारे में ध्यान दो, टोटल दोनों का x डिस्प्लेसमेंट मिला के तो 100 होना चाहिए। तो मान लो जो हमारा टाइम ऑफ कोलिजन है वो है मेरा t0, तो इस वाले का vx कितना है, 60 इंटू √3/2, 30 √3t प्लस 50 वाले का ये वाला कंपोनेंट cos 37 40, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 100, ये तो होना ही पड़ेगा। तो जो मेरा टाइम ऑफ कोलिजन होगा, 0 तो काट के खुश हो जाओ, तो t जो आ जाएगा दैट विल बी 10/4 प्लस 3√3 सेकेंड, ये हमारे पास आ जाएगा। और लास्ट जो बोला है डिस्टेंस कहां पर होगा, तो उसके लिए सिंपल सी बात है, ये डिस्टेंस हमें निकालनी पड़ेगी। राइट, तो ये x है मान लो और ये y है, ये x है और ये y है, तो x जो आ जाएगा दैट विल बी सिंपली 30√3t और y जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 30t माइनस 5t स्क्वायर। ठीक है, अब यह t का वैल्यू आ चुका है जो बहुत गंदा है, मैं पुट नहीं करने वाला हूं। सिंपली फाइंड √x² प्लस y²। अगर कोई बेटर डेटा देता तो कंप्यूट कर लेते, डेटा बहुत गंदा है। t को बस हम लोग यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, वहां से √x² प्लस y² का वैल्यू जो है वो हम निकाल लेंगे। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने एक पत्थर को फेंका विद अ स्पीड ऑफ √4 ag, ठीक है, जिससे कि a हाइट का 2 वॉल को वो पार कर पाए और वो दोनों वॉल के बीच का दूरी जो है वो है हमारा 2a। ठीक है, उन दोनों को वो जस्ट क्लियर कर रहा है।
नाउ सवाल यहां पर यह है, ये जो दोनों बार क्लियर कर रहा है, उन दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस हमारा कितना होने वाला है? दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अब एक चीज यहां पर पहले ध्यान दिया जाए। दिस इज स्पीड और ये हमारा एक्सपेक्टेड पैराबोला है, और यहां पर जो हमारा दो वाई हाइट है ए, उसके करस्पॉन्डिंग दो सोल्यूशन आएगा x1 और x2, और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज गिवन टू बी इक्वल्स टू 2a। सबसे पहली बात तो ये है हमारे पास, राइट? ओके, तो एक एक करके करते हैं। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, स्पीड हमें मालूम है, लेकिन ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है, ये थीटा के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। नाउ ये जो हमारा पैराबोला बनेगा वो बनेगा y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस x बाई आर, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस x स्क्वायर tan थीटा बाई आर। सो मेरे पास जो आ जाएगा दैट इज x स्क्वायर tan थीटा बाई आर माइनस x tan थीटा प्लस y इक्वल्स टू 0। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, y इक्वल्स टू a का इस पे दो रूट्स होंगे, x1 एंड x2। y इक्वल्स टू a का यहां पर दो रूट्स है, x1 और x2। तो मेरे पास जो सम ऑफ द रूट्स आ जाएगा x1 प्लस x2, वो तो हम लोग साथ साथ देख सकते हैं, आ रहेगा। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स x1 x2 जो आएगा, y को हम लोग a पुट करेंगे तो a r बाई tan थीटा। सो नाउ व्हाट आई हैव, दोस्तों ध्यान देना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू नथिंग बट, हमें दे रखा है कितना, 2a, यानी ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब r का वैल्यू कितना है? r का वैल्यू कितना है? अच्छा, r का वैल्यू जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर बाई g, यानी सॉरी, इनफैक्ट 2v नॉट स्क्वायर बाई g इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, सो नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट इट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 64 a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4ar बाई tan थीटा। नाउ tan थीटा मतलब क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई tan करूंगा तो साइन तो हमारा कटेगा, साइन साइन कौन, केवल कॉस स्क्वायर जो है वो हमारा बन जाएगा, यानी 32 a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा। सो बेसिकली अब थीटा के सॉल्विंग का क्वेश्चन जो है वो हमारे पास बच गया है। तो ध्यान देना, a स्क्वायर तो चला गया है, तो 16 साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा इसको लिख दो, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 32 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान देना, यहां पर 16 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो यहां पर नेट आ जाएगा 8 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 16 कॉस टू द पावर ऑफ 4 थीटा माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा।
सो व्हाट आई हैव इज, वाओ, अब बहुत सब कुछ बढ़िया हो चुका है। 16 cos to the power 4 theta minus 8 cos square theta plus 1 equals to 0, यानी सिंपली 4 cos square theta minus 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो cos square theta जो हो जाएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 1/4। तो cos थीटा जो है दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, अब माइनस का तो कोई मतलब नहीं है, थीटा कैन नॉट बी ऑब्ट्यूज। cos थीटा जो है वो हमारे पास हाफ आ चुका है, यानी थीटा जो है दैट विल बी सिंपली 60 डिग्री। थीटा निकालने की भी जरूरत नहीं थी, Vx मैं डायरेक्टली लिख दूंगा √2ag इंटू कॉस थीटा। ठीक है, सो हमारे पास x कॉम्पोनेंट के अलोंग का वेलोसिटी आ चुका है, तो Vx सिंपली आ जाएगा √ag, राइट। एंड अब जो है मुझे T1 और T2 निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है, अब मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं T2 माइनस T1 इंटू Vx दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 2a द हॉराइजेंटल डिस्प्लेसमेंट। ये तो मैं डायरेक्टली लिख ही सकता हूं। सो Vx इज √ag। सो जो मेरे पास टाइम का डिफरेंस आएगा T2 माइनस T1 दैट इज 2√a/g। ओके, क्लियर? ओके दोस्तों, क्या बोला है? A projectile is thrown from a point on ground with a speed of u. Now there is a pole of height h at a distance of d from the point of projection. Then find the condition it clears the pole. यानी u का मिनिमम वैल्यू बेसिकली कुछ आने वाला है। इट्स मोर ऑफ अ क्वेश्चन ऑफ द एनवेलप, यानी जस्ट पहुंचने के लिए ये वाला पॉइंट उसके एनवेलप पर होना चाहिए। जस्ट पहुंचने के लिए ये वाला पॉइंट जो है डेफिनेटली उसके एनवेलप पर होना जरूरी है। ओके, सो नाउ लेट्स सी क्या फंडा है। ये है हमारा H, ये है हमारा D। नाउ यहां पर जो है ये कोई एक एंगल पर प्रोजेक्ट किया हुआ है एट एन एंगल ऑफ थीटा। फॉर जस्ट क्लियरिंग इट मस्ट जस्ट टच इट। ठीक है, हाँ, उससे बेटर तरीके से क्लियर करें दैट्स नॉट एन इशू, बट ये तो हमारा होना ही पड़ेगा ना। सिंपल सी बात है, ये वाला पॉइंट को मैं 0,0 ले लेता हूं और ये वाला पॉइंट को मैं ले लेता हूं H, D। सो y इज इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस x/r। ठीक है, और इसको अगर मैं एक्चुअल फॉर्मेट में लिखूं जहां से हमारी जर्नी चालू हुई थी, x tan थीटा माइनस x² g बाई 2v0² cos² थीटा। ये तो हम लोगों ने किए थे, राइट। यहां पर v0 का जो वैल्यू है वो दे के रखा है हमें u। ठीक है, यानी जो हमारे पास इक्वेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, x² g बाई 2u² sec² थीटा माइनस x tan थीटा प्लस y इक्वल्स टू 0, राइट। अच्छा, ये h, d को, ये अगर मैं h, d पुट करता हूं तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए फॉर द मिनिमम कंडीशन। फॉर द मिनिमम कंडीशन ये हमारा h, d जो है उस पॉइंट के थ्रू पास तो करना ही चाहिए। सो g
डी स्क्वायर बाई 2u², 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस d tan थीटा प्लस h, दैट इज 0. आई एम बेसिकली फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक इन tan थीटा. तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी जी डी स्क्वायर बाई 2u² tan स्क्वायर थीटा माइनस d tan थीटा प्लस h प्लस जी डी स्क्वायर बाई 2u² दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0. और इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. सो डी स्क्वायर माइनस 4g डी स्क्वायर बाई u² इंटू h प्लस जी डी स्क्वायर बाई 2u² दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. ये हमारे पास आने वाला है. एंड नाउ इफ आई कंप्यूट तो डी स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा. अब यहां पे अगर कंप्यूट करूं मैं तो ध्यान दो 2g डी स्क्वायर h बाई u², ठीक है, प्लस माइनस जी स्क्वायर डी टू द पावर 4 बाई u टू द पावर 4 दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. ये हमारे पास आने वाला है. ध्यान दो ये हमारे पास आ चुका है. राइट नाउ अब हमारे पास क्या होगा. ये वाला जो है इस पे मैं अब सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगा u टू द पावर 4 से, यानी u² का मैं क्वाड्रेटिक बनाने का ट्राई करूंगा. तो अगर मैं u टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा, अच्छा डी स्क्वायर एक कट जाएगा, u टू द पावर 4 माइनस 2gh इंटू u² माइनस जी स्क्वायर डी स्क्वायर दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी u² माइनस जी एच का होल स्क्वायर दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू g² इंटू डी स्क्वायर प्लस a². राइट, तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी सिंपली u² माइनस जी एच इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो u² मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू. सो दिस इज द कंडीशन, यानी u जो है वो अगर मैं निकालने जाऊं तो u मेरा इससे बड़ा होना पड़ेगा. ये इससे बड़ा होगा तो और आराम से पार होगा. ठीक है, दो अलग अलग वैल्यूज के लिए पार होगा, बट मिनिमम u तो इतना होना ही पड़ेगा. अदरवाइज ये जो मिनिमम वैल्यू ऑफ u हमारा आया है उसके एनवेलप पे हमारा h, d वाला पॉइंट जो है वो हमारा लाई करना चाहिए. ओके, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं. मेरा जो एक कैनॉन है वो यूनिफॉर्मली हर डायरेक्शन पे, ठीक है, शेल फेंकता है विद द स्पीड ऑफ u. ठीक है, एंड जो उसका बैरल का इंक्लिनेशन है वो 15 से 85 पे बदला जा सकता है. ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ. मैं क्वांटिटी डिफाइन कर रहा हूं डेल्टा आर एन, दैट इज आर ऑफ n प्लस 1 माइनस आर एन. यहां पे आर एन जो है वो n डिग्री पे हमारा रेंज है. तो सवाल ये है जो हमारा आर एन का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारी डेल्टा आर एन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारी कितनी होने वाली है. ठीक है, अच्छा किस तरीके से करेंगे. अच्छा यहां पर तो डिस्क्रीट तरीके से बदल रहा है, तो मैं पहले एक बार कंटिन्यूअस एनालिसिस कर लेता हूं.
जो हमारा आर थीटा है वो होता है v0² बाई जी इंटू साइन 2 थीटा। सो d ऑफ आर थीटा जो मेरे पास आएगा दैट विल बी माइनस 2 v0² बाई जी इंटू कॉस 2 थीटा डी थीटा। तो मेरे पास जो मोड ऑफ डी आर थीटा होगी दैट इज 2 v0² बाई जी मोड ऑफ कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, समझ में आया? थीटा हमारा आइडियली कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? थीटा हमारा वेरी कर रहा है फ्रॉम यहां पर 15 टू 85 डिग्रीज। ठीक है, सो फॉर स्मॉल चेंज में ये लिख सकता हूं या नहीं, जो डेल्टा ऑफ आर थीटा इसका जो मॉड है मॉड ऑफ कॉस 2 थीटा इंटू डेल्टा थीटा। राइट, समझ में? नाउ कॉस 2 थीटा का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, इनफैक्ट मॉड ऑफ कॉस 2 थीटा का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो यहां पर है मेरा थीटा और यहां पर है मेरा मॉड ऑफ कॉस 2 थीटा। थीटा 0 पे हमारा 1 होने वाला है, ठीक है, और 90 पे ये 0 होने वाला है, और थीटा 45 पे 0 होने वाला है, 90 पे तो 180 हो जाएगा, तो वापस मॉड जो होगा वो हमारा 1 हो जाएगा। राइट, सो अगर मैं ध्यान दूं जो ऑब्वियसली 45 के अबाउट तो सिमेट्री है, देयर इज सिमेट्री अबाउट 45 डिग्री, यानी सिंपल सी बात है यहां पर जो मेरा 15 पे होगा वही मेरा 75 पर भी होने वाला है। अगर मैं 15 डिग्री को प्लॉट करूं, 15 डिग्री में जो वैल्यू है वो मेरा यहां का 75 डिग्री को करस्पॉन्ड करेगा, बट 75 टू 85 डेफिनेटली और ज्यादा बड़ा होने वाला है। 75 टू 85 हमारा और ज्यादा बड़ा होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ध्यान दें, मॉड ऑफ डेल्टा आर एन इज मैक्सिमम व्हेन n इज इक्वल्स टू, गलती मत करना, 84 डिग्रीज, क्योंकि 86 करना तो अलाउड ही नहीं है, तो मैं Rn+1 मेजर ही नहीं कर पाऊंगा। मैं तो मेजर कर पाऊंगा केवल और केवल अप टू 85 डिग्री, यानी बेसिकली जो मैं 84 पे फेंकूंगा और जो मैं 85 पे फेंकूंगा, उन दोनों के बीच का गैप जो होगा वो हमारा मैक्सिमम होने वाला है। सो डेल्टा आर एन विल बी मैक्सिमम व्हेन n इज इक्वल्स टू 84 डिग्रीज। ध्यान देना, नॉट इक्वल्स टू, सॉरी नॉट 2 बार हो गया, ठीक है, R86 नॉट मेजर्ड एट ऑल, ठीक है। सो मैक्सिमम जो हमारा प्रॉब्लम गैप आएगी वो हमारा यहां पर 84 से जब मैं 85 ले जाऊंगा उस टाइम पर होने वाली है। ध्यान देना, जो R15 होगी दैट डेल्टा R15 जो होगी दैट विल बी डेल्टा R75, ठीक है, समझ में आया?
सॉरी 75 बोला, 74। 15 से 16 करना इज सेम है 74 से 75 करना, नॉट 75 अगेन, सॉरी। हाँ, डेल्टा आर 15, यानी 15 डिग्री से 16 डिग्री ले जाने पे जो डिफरेंस आएगा वैसे ही डिफरेंस हमारा 74 से 75 ले जाने पर आने वाली है। एक तरफ अगर मैं 1 से बढ़ाऊंगा तो दूसरी तरफ 1 से कम होगी, तो R15 की जो वैल्यू है वो हमारा R74 के इक्वल होने वाली है। एंड ध्यान देना इसी बात पर, डेल्टा R44 विल बी डेल्टा R45, और ये हमारा मिनिमम होने वाली है। इस ग्राफ से वो हमें झलक रहा है, यानी 44 से 45 ले जाऊं या 45 से 46 ले जाऊं, दोनों केस में हमारा इक्वल आने वाली है। तो डेल्टा R44 विल बी डेल्टा R45 एंड दैट विल गिव मी द मिनिमम गैप। ठीक है, तो मैं इसी बात पे इसको और एक तरीके से भी सोच सकता हूं। ध्यान देना, जो हमारा यहां पर मैं टॉप व्यू ले रहा हूं, ठीक है। टॉप व्यू क्या है, मेरा एक स्प्रिंकलर है और ये स्प्रिंकलर हर डायरेक्शन में यू से पानी फेंकता है, यानी स्प्रिंकलर throws water in all possible directions। ठीक है, स्पीड u है, तो स्प्रिंकलर जो है वो मेरा हर डायरेक्शन से पानी फेंक रहा है। और rather than top view, I am drawing the side view. Rather than top view, let us draw the side view. तो स्प्रिंकलर जो पानी फेंकेगा ये कुछ तो इस तरीके से सीधी जाएगी, फिर यहां पर गिरेगी, फिर इसके बाद यहां पर गिरेगी, एंड करते 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 45 डिग्री पे मैक्सिमम होगा, एंड फिर जो है ये हमारा इस तरीके से कम होने वाला भी है। ठीक है, खैर जो भी है, स्प्रिंकलर मेरा हर डायरेक्शन में पानी फेंक रहा है। तो मान लो जो मेरा 0 डिग्री का रेंज है वो तो उसी पॉइंट गिरेगा। 1 डिग्री का रेंज पे मैंने गोला बना लिया, 2 डिग्री के रेंज पे गोला बना लिया, 3 डिग्री के रेंज पे गोला बना लिया, यानी जो मेरा यहां पर मैंने क्या किया, मैंने ऐसे पतले पतले स्ट्रिप्स काट लिया। ठीक है, जमीन पे ऐसे पतले पतले स्ट्रिप काट लिया लाइक दिस, और ईच ऑफ एरिया इक्वल्स टू डेल्टा एस। ये वाला जो है वो ऑब्वियसली हमारा 45 डिग्री के करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि यही तो हमारा मैक्सिमम रेंज होगा। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई जी, और ये हर एरिया जो है वो डेल्टा एस है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा वाटर रिसीव्ड होगा, जो हमारा वाटर रिसीव करेगा, 44, 45, 46 ये तीनों के बीच का जो पानी है वो हमारा यहां पर गिरने वाला है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एट डिस्टेंस u square by g from center, amount of water received per unit area
is a maximum amount of water received per unit area will be maximum, क्योंकि वहीं पर रेंज का जो स्प्रेड है वो हमारा मिनिमम है, यानी ज्यादा 45 से हल्का सा भी डेविएट होने पर जो हमारा रेंज पर बदलाव आएगा वो हमारा काफी ज्यादा कम आने वाली है। और कम आने के कारण ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक ही जगह पर ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो हमारा एक्युमुलेट होगा। यानी अगर मैं पागलों की तरह हर डायरेक्शन में गोल गोल घुमाते हुए गोला फेंकूं 15 से 85, तो 45 डिग्री वाले जो पोजीशन होंगे वहां पर सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ पर यूनिट एरिया गोलाबारी होने वाली है। अगर मैं इसको और एक बार भी ग्राफिकली देखना चाहूं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये है हमारा रेंज वर्सेस थीटा का ग्राफ, ठीक है। तो यहां पर तो हम साफ साफ देख सकते हैं जो हमारा स्लोप है वो जितना ज्यादा होगा स्प्रेड उतनी ज्यादा होगी। यानी स्लोप देखो स्टार्टिंग में हमारा कम होते जा रहा है, यहां पर स्लोप 0 है। हाँ, उसके बाद स्लोप नेगेटिव हो जा रहा है, बात अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं तो 0 से 45 पहले हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप घटता रहेगा, तो स्प्रेड जो है वो हमारा कम होता रहेगा। और फिर 45 ऑनवर्ड्स जो है स्प्रेड हमारी बढ़ती रहेगी। जो हमारा रेंज का ग्राफ का स्लोप है वो हमें कोई एक पर्टिकुलर एंगल के करस्पॉन्डिंग स्प्रेड ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो देने वाला है। यानी डी थीटा अमाउंट से बदलने पर जो रेंज पर हल्का सा बदलाव होता है, दैट डी आर थीटा इज कॉल्ड द स्प्रेड। यहां पर हम लोगों ने डिस्क्रीट लेवल पे बातचीत किए थे, बट मेन जो स्प्रेड का कॉन्सेप्ट है, दिस इज माई स्प्रेड, इट इज इन द डिस्क्रीट फॉर्म एंड दिस इज इन द कंटिन्यूअस फॉर्म। तो स्प्रेड इज मिनिमाइज्ड एट थीटा इक्वल्स टू 45 एंड स्प्रेड इज मैक्सिमाइज्ड एट 0 and 90, ठीक है। एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मॉड ऑफ द स्लोप ऑफ रेंज वर्सेस थीटा ग्राफ। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। A water sprinkler is positioned on ground. It projects water drop in all possible directions with a speed of u. A horizontal wind is blowing with a speed of u by 2√2. Mark the area's weight in presence and absence of the wind. ठीक है। अच्छा, मैं पहले अगर absence of the wind के बारे में बात करूं तो सिंपल सी बात है, लेट स्प्रिंकलर इज एट O। जो ये पोजीशन है उसको मैंने O बोल देता हूं, ठीक है। सो आर मैक्स जो आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू U स्क्वायर बाई G। तो U स्क्वायर बाई G के इज द मैक्सिमम रेडियस जहां पर हमारा पानी गिरने वाली है। तो ऑब्वियस सी बात है, इन एब्सेंस ऑफ विंड, in absence of wind, ठीक है, a circular region centered at O and radius that is equals to U square by G is wet। ऑब्वियस बात है। सो इनिशियली जो हमारा एरिया वेट होने वाला है वो हमारा इस तरीके से होगा, सेंटर हमारा O होगा और रेडियस जो होगी दैट विल बी U स्क्वायर बाई G, ठीक है। दिस इज द टॉप व्यू। इसके अंदर जो है हमारा सारे के सारे पानी गिरने वाली है, ये रेडियस के बाहर डेफिनेटली कोई पानी नहीं जाने वाली है। सो दिस इज इन द एब्सेंस ऑफ विंड। दैट्स आई होप इज pretty ऑब्वियस। नाउ अब जो एरिया वेट करेगा वो हमारा क्या होने वाला है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड
ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो हमारा विंड है वो टाइम ऑफ फ्लाइट को तो किसी भी तरीके से हाथ नहीं लगाने वाला है, सो टाइम ऑफ फ्लाइट विल डेफिनेटली रिमेन द सेम। जो टाइम ऑफ फ्लाइट है दैट विल डेफिनेटली रिमेन द सेम। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज हमें क्लियर हो गई हो। जो विंड हैज नथिंग टू डू with time of flight। ठीक है, अच्छा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, कोई भी अगर मान लो थीटा पर अगर है, तो थीटा पर जो पॉइंट है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और वो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इंटू यू बाई √2, उतने से पार्टिकल हमारा हॉराइजेंटली शिफ्ट होने वाली है। जो हमारा u बाई √2 है वहां से वो हॉराइजेंटली शिफ्ट होने वाली है। ट्राई टू अंडरस्टैंड पहले ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है,